हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। तो स्टार्ट किया जाए। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। ये आपका क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ, धातु है अम्ल है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैंने यहां पे लिख लिया धातु अम्ल जो है कैसा है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो यहां पे बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। धातु तनु अम्ल के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक ना, डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें, कोई भी आप मेटल ले लेंगे, ठीक ना, मेटल आप लेंगे इसके साथ, तो ये बन गया आपका साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। लेकिन इसमें आपको लर्न ये करना है कि सभी धातुओं की क्या लर्न करना है, सभी धातुएं की अभिक्रिया दर समान नहीं होती है। ये आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। सभी धातुओं की अभिक्रिया दर समान नहीं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या अलग अलग है। कोई धातु तनु अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करेगी और अलग अलग के साथ। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe। क्या हो गया, कैसे याद कर सकते हैं, मैं AgI, ठीक ना, ये क्या है, मैंने लिख दिया मैं AgI के साथ, मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। मैंने लिखा यहाँ पे तनु HCl, मैंने HCl ले लिया सबके साथ HCl, और यहाँ पर भी क्या HCl, और ये भी आपका HCl। कैसे है, सारे के तनु है, सारे का सारा क्या है, तनु अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी क्या है तनु, ये भी क्या है तनु, और ये भी तनु। मैग्नीशियम है क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम पे प्लस 2 चार्ज होते हैं तो क्या बन जाएगा लवण हमारा MgCl2 प्लस क्या है हाइड्रोजन गैस आप निकाल देंगे। हाइड्रोजन गैस निकालेंगे तो 2, तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया, बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना, AlCl3, तो यहाँ पे बन गया AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम पे 3, आप देख सकते हैं ऐसे एल्युमिनियम पे 3 होता था, क्लोरीन पे 1, तो ऐसे क्रॉस किया था 9th क्लास में, तो क्या हो गया AlCl3, ये आपका बन जाएगा लवण। अब देखिए चूंकि क्लोरीन क्या है 3 है, एल्युमिनियम आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये गैस के रूप में हर हाल में 2 ही होगा। बैलेंस करेंगे तो अगर हाइड्रोजन 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, तो चूंकि क्लोरीन भी 2 ही रहा है तो नहीं हो पाएगा। अब यदि 3 लगाते हैं तो क्लोरीन 3 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 3 तो है नहीं, 4 लगाएं, ठीक है, 4 लगाएं तब भी नहीं होगा, क्योंकि 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 2 लगाते हैं, बैलेंस हो गया। लेकिन 4 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 4 अगर लगाएंगे तो 4 हमारा 2 लगाना 2, तो हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 4 लगा देंगे तो क्लोरीन कितने हो गए आपके, यहाँ पे 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 ही हो गए। 5 लगाएंगे तो 5 हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं, 6 लगाते हैं, ठीक ना। अगर हमने यहाँ पे 6 लगा दिया तो हाइड्रोजन 6 हो गया, तो मैंने 3 लिख दिया। क्लोरीन कितना है 6 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और इधर बेटा हमने लिख दिया क्या 2 लिख दिया। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया।
अब Zn है तो Zn के साथ क्या हो गया, ZnCl2 बनता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देख लीजिए, 2 लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आयरन के साथ करेंगे तो बनता है क्या, FeCl3, ठीक है ना, FeCl3 बन जाएगा। फिर आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई, ठीक। तो आप बैलेंस करेंगे तो चूंकि सेम आपका देखो यहाँ मिलता जुलता है, आपने 6 लगा देना है। जब 6 लगा दोगे तो यहाँ पे आपका 3 क्लोरीन आपका, तो फिर आप लगा देंगे 2, फिर आप लगा देंगे 2। ये तनु अम्ल, ठीक ना, तनु किसके साथ, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के साथ अभिक्रिया करता है। सारे के सारे लवण हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रदान करते हैं। सारे के सारे क्या है हमारे लवण, और इधर क्या है हमारा हाइड्रोजन गैस। ये सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का। तो एक पॉइंट ये बनता है कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस, ये धातु हो गई, ये तनु अम्ल हो गया, लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस, ये गैस का हमारा क्या है, सिंबल है, इनका निर्माण है। लेकिन एक और बात है कि सभी धातुओं की अभिक्रिया दर क्या है, समान नहीं होती है। इसमें धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ, धातुएं अभी हम लोग क्या पढ़े थे, HCl के साथ, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो निकली हुई हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O में परिवर्तित कर देता है, तथा स्वयं ही नाइट्रोजन के किसी भी तीनों में से किसी के ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग मैंने लिख दिया Zn प्लस HNO3 60% क्या है, डाइल्यूट है, तनु है। इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या दे रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकारक है। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या दे दिया, H2O दे दिया, प्लस करा क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस, अब देखिए Zn है, HNO3 है, तो क्या बन जाएगा, ZnNO3। तो एक प्रोडक्ट आपका ZnNO3 बन गया। लेकिन Zn पे कितने चार्ज होते हैं, +2। नाइट्रेट पे कितने होता है, -1। तो क्या हो गया, नाइट्रेट कितने होने चाहिए, 2। आपने लिख देना है यहाँ पे 2। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करके देखिए 2 3 6, ऑक्सीजन कितना, 2 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 3 लगाएंगे तो 3 3 के 9 तो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 3 तो होगा नहीं, ठीक है। अभी हमारा नाइट्रोजन भी कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है, 1 है और ये 2 है, तो 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होने वाला। तो एक और स्टेप बढ़ते हैं, 4 से देखते हैं। 4 हाइड्रोजन हो गया तो 4 के लिए मैंने 2 लगा दिया। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। बैलेंस करके देखते हैं, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब 4 थे 12 ऑक्सीजन, तो 3 गुना के 6 और 2 गुना के 4, 6 4 10, 2 12, बैलेंस हो गया ये। तो क्या है, धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं रिलीज करती, क्यों, क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तुरंत ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना देगा, पानी बना देगा। आप खुद ही हमारा अपचयित हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। और ये हमारा डाइल्यूट कितने हैं, 60%। अगर ये हमारा HNO3 डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट आपके सामने पानी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारा ZnNO3 जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट हो। लेकिन मैग्नीशियम का मैग्नीज क्या है, अति तनु HNO3 के साथ क्या है, अति तनु बहुत ही डाइल्यूट के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। तो मैंने ले लिया एग्जांपल आपका Mg प्लस HNO3। तो अभी जैसे कि बताया हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई तो आपने लगा दिया हाइड्रोजन गैस, प्लस ये नाइट्रेट है तो आपने लगा दिया MgNO3 का ट्वाइस, क्योंकि इस पे भी क्या है, 2 चार्ज है।
तो अब NO3 कितने होने चाहिए, दो लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन भी 2 हो गया, NO3 भी बैलेंस हो गया। तो अति लघु ये क्या है, एकदम डायलूट है, अति तनु है HNO3। तो इसके साथ मैग्नीशियम, चाहे मैग्नीज हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी और साथ ही साथ ये भी हमारा क्या लवण का निर्माण करता है। तो ये टॉपिक था क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन वहीं पे उनका जो अभिक्रिया दर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें हमने देखा था जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और उनके साथ ठीक उसी तरह हमने क्या पढ़ा आगे चल के HNO3 आक्सीय प्रबल आक्सीय कारक होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, वो पानी बना लेता है, लेकिन अति तनु है तो हाइड्रोजन गैस हमारा प्रोवाइड करता है। किसके साथ, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ। तो कोई भी धातु है उसका लवण का क्या रहेगा, विलयन, उसके साथ कोई दूसरी धातु अभिक्रिया कैसे करती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिए गए हैं, ये क्या है, एक प्रकार की धातु है, ये भी क्या है, हमारी एक धातु है, और ये धातु का लवण विलयन है। अगर कॉपर का अभिक्रिया FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। लेकिन यहीं पे अगर Fe धातु है CSO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें FeSO4 मिल जाता है और हमारा कॉपर क्या होता है, इसके धातु लवण विलयन से कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे कि मोर रिएक्टिव मेटल मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु, ये देखिए अधिक अभिक्रियाशील धातुएं क्या करती हैं, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से, मतलब कोई भी एक यौगिक है जिसमें धातु है, अगर वो धातु कम अभिक्रियाशील है तो अधिक वाली क्या करेगी, उसको रिप्लेस कर देती है, हटा देती है। जैसे धातु A है और धातु B का लवण विलयन है, तो अगर ये क्या है हमारा अधिक सक्रिय है, देख लीजिए ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो अधिक है, और ये धातु क्या है, कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। ओके, तो क्या किया, ये अधिक वाला कम को हटा दिया, तो क्या होगा, धातु A हमारा भी यहाँ पे आ गया, B हट गया, तो देखिए क्या बन गया, धातु A का लवण विलयन बन गया और ये हमारा धातु B क्या हो गई, अलग हो गई। ठीक है, तो धातु लवणों के विलयन को अन्य धातुएं कैसे हटा देती हैं, अधिक वाली रहेगी तो कम वालों को उसके यौगिक के चाहे उसके गलित अवस्था से उसको क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स चाहे मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को चाहे लेस रिएक्टिव मेटल एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। कहां से, उसके धातु लवण विलयन से, चाहे उसके गलित अवस्था से। ठीक है, तो बस इतना ये याद करना है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से उसको हटा देंगे, तो ये हमारा एक विलयन हो गया। तो देखो अब ये चूंकि इसमें हटा नहीं पाया तो ये क्या है, कम हो गया, हटा नहीं पाया तो ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है, ये हटा दिया तो ये क्या हो गया हमारा अधिक अभिक्रियाशील, ये अधिक वाला हो गया, और ये आयरन से क्या है, कम वाला हो जाएगा। तो कम वाला अधिक को तो हटा नहीं पाएगा तो नो रिएक्शन, ये अधिक वाला कम को हटा दिया तो ये क्या हो गया हमारा, कर सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, और इसके विलयन के धातु लवण के विलयन से इसको Fe ने क्या किया, हटा दिया, FeSO4 बन गया और प्लस क्या हो गया, Cu बन गया। अभी इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं के क्या करें, उनके विलयन से चाहे गलित अवस्था से क्या कर रहे थे, उसको विस्थापित कर देते थे। तो उसको हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु क्या है, हमारा कम अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए एक श्रेणी बनाई गई, रिएक्टिविटी सीरीज जिसे बोला जाता है, चाहे हिंदी में सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी के आधार पर इस श्रेणी को हमने इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है घटते क्रम में, इस प्रकार से कि हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा, कौन सा तत्व हमारा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है और कौन हमारा कम है। तो अधिक वाला कम को क्या करेगा, हमारा रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 2-3 वर्ड यहाँ पे लिया है, जैसे कि लीकेसो, ठीक ना, लीकेसो कैसे मैं Ag अनिल हाई का मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो ये हमारा घटती अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है, किसके लिए, धातुओं के लिए। ली मीन्स Li आप लिख सकते हैं, K मीन्स K लिख दीजिए, सो मीन्स सोडियम, Ca मीन्स कैल्शियम, Mag मीन्स मैग्नीशियम, A मीन्स एल्युमिनियम, Zn लिख देंगे, और से आयरन होता है, ये निकिल है,
और ये हमारा Pb लेड होता है, हाई मीन्स हाइड्रोजन, का मीन्स कापर, मरकरी Hg, सिल्वर हमारा Ag और हमारा गोल्ड Au। घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा ये ऐसे आप ऐसे फिलअप कर देंगे, ये आपका घटते क्रम में हो जाता है। आसान है, कुछ नहीं कठिन है, हल्का सा बस याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है? कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि लीकेसो, कोई एक लाठी ले लीजिए चाहे डंडा, उसको लीकेसो, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे मैं, एजी अनिल, अनिल नाम का कोई व्यक्ति उसको वो दर्शाता है, ये लेके डंडा चाहे लाठी जो भी है वो यूज करेगा, मंस वहां पे उसका प्रयोग किया गया है। अनिल उसका नाम है, आई का मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो एक छोटा सा ट्रिक है, लिकेसो कैसे मैं, एजी अनिल हाई का मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो आप देख सकते हैं इधर लिथियम इससे ज्यादा हमारा क्या मोर रिएक्टिव ऐसे। तो जो अभी इसके पास रिएक्शन हम लोग लिखे थे, क्या लिखा गया था यहाँ पे, Fe प्लस CuSO4 ऐसा लिखा गया था ना इसके पहले। तो आप देखिए मिला, ये कापर यहाँ पे है और Fe आपका यहाँ पे है, तो क्या हो गया, कापर से मोर रिएक्टिव है, तो ये जो Fe है कापर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, तो क्या बना था FeSO4 प्लस Cu। तो बस सक्रियता श्रेणी को इतना आप लर्न कर सकते हो, तो किसी भी विस्थापन अभिक्रिया को आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है।